पुलिस ने इस केस में असाधारण समझदारी और धैर्य का परिचय दिया। 15 साल के लंबे अंतराल के बावजूद उन्होंने हर सुराग को ध्यान से देखा और किसी भी जानकारी को अनदेखा नहीं किया। जहाँ कि सभी लोग हार मान चुके थे, वहीं पुलिस ने अपनी मेहनत और लगन से इस केस को आखिरकार सॉल्व कर ही दिया। और शादी को पुलिस ने पकड़ा तो उसका बस एक ही सवाल था, मुझे ढूंढा कैसे। दोनों की नई नई शादी हुई थी, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ 3 महीने की ही कहानी है। हनीमून पीरियड अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि लड़की का कत्ल हो जाता है। पत्नी की लाश पड़ी थी और पति का रो रो के बुरा हाल था। इतना बुरा हाल था कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। फिर अचानक पति गायब हो जाता है। कौन है ये लड़की और क्या है इसकी पूरी कहानी? अगर सच्चाई जाननी है तो कहानी पूरी सुननी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वारियर। ये कहानी की शुरुआत होती है 2002 से। 26 वर्षीय रजनी एक बैंक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसकी शादी तरुण जिनराज से होती है। तरुण एक स्कूल में पीटी टीचर और वॉलीबॉल टीम का कोच भी है। दोनों के परिवार वालों ने ही शादी कराई, यानी कि अरेंज मैरिज। तरुण, जो कि अपने भाई के साथ रहता था, शादी के बाद एक अलग फ्लैट लेकर रहने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, या ये कहें कि दिख रहा था। तरुण वॉलीबॉल टीम का कोच था, इसलिए उसे बच्चों के साथ अलग अलग समय पर शहर से दूर जाना पड़ता था। तरुण जब बाहर जाता तो सजनी से कहता, अपने मायके चली जाओ, ये जगह अकेले रहने के लिए सेफ नहीं है। सजनी 5 फरवरी को अपने घर गई थी। जब वो लौट रही थी तो उसे याद आता है कि उसकी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, तो अपने पिता से पेट्रोल के लिए पैसे मांगती है। पिता को बहुत आश्चर्य होता है और पिता पूछते हैं, दामाद जी तुम्हें ठीक से तो रखते हैं? सजनी कुछ देर खामोश रहती है और फिर कहती है, नहीं पापा, सब ठीक है, और चली जाती है। वैलेंटाइन डे के दिन सजनी की बात अपनी बहन से होती है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कुछ घंटे बाद ही अचानक तरुण का फोन आता है कि घर में चोरी हुई है और सजनी को भी मार दिया है चोरों ने। सजनी के पिता ओके कृष्णन अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ तरुण के घर पहुंचते हैं। घर पर सब कुछ बिखरा पड़ा था। सजनी फर्श पर पड़ी थी, उसी के दुपट्टे से उसका गला दबा दिया गया था। सजनी की मौत हो चुकी थी। इस बात की खबर पुलिस तक भी पहुंचती है और तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस के साथ खोजी कुत्ता भी था। कुत्ता पूरे घर में घूमता है और तरुण के पास जाकर बार बार भौंकने लगता है, पर तरुण को देखकर किसी को किसी भी तरह का कोई शक नहीं होता, क्योंकि सजनी की हत्या से तरुण का रो रो के बुरा हाल था। तरुण सजनी की मौत का सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसने रो रो कर अपनी तबीयत भी खराब कर ली थी। पुलिस सजनी की लाश को ले जाती है और तरुण को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। सजनी की मौत के 2 दिन बाद ही अचानक पुलिस को तरुण के भाई का कॉल आता है कि तरुण गायब है और कहीं नहीं मिल रहा। अब पुलिस की हालत खराब होने लगती है और पुलिस पर सवाल भी उठने लगते हैं कि पुलिस ने तरुण पर नज़र क्यों नहीं रखी और उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। मीडिया में बात बढ़ जाती है, पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है। पुलिस हर तरह की कोशिश करती है, पर तरुण का कहीं पता नहीं चलता। तरुण के गायब होने पर सभी को ध्यान आता है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा था। सब समझ जाते हैं कि सजनी की हत्या में तरुण का कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ जरूर है। पुलिस की कई टीम तरुण की खोज में लग जाती है, पर तरुण का आता पता नहीं चलता। सजनी के माता पिता तरुण के खिलाफ रिपोर्ट लिखाते हैं। तरुण के रिश्तेदारों से भी पता किया जाता है और लाइव डिटेक्टिव टेस्ट भी किया जाता है, पर कुछ भी पता नहीं चलता। तरुण के कॉल रिकॉर्ड से एक लड़की का नाम सामने आता है, जिससे वो अक्सर बात करता था। जब पुलिस उसके पास जाती है तो वो लड़की बताती है कि तरुण 16 फरवरी को उसके पास आया था। उसने कहा कि उसने अपनी पति की हत्या कर दी है और वो मुझसे शादी करना चाहता है, पर लड़की ने उसे भगा दिया और कहा कि मैं एक हत्यारे के साथ शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी थी तो सजनी से शादी करने से मना करना था, और वो वहाँ से चला जाता है। सजनी की हत्या को अब 3 साल हो चुके थे और 2006 में सजनी के माता पिता और उसकी बहन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। इससे पहले भी वो कई बार कोशिश कर चुके थे, पर नहीं मिल पाते हैं, पर 2006 में मिलने का उन्हें मौका मिलता है। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के आला अफसरों को
बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फिर से जांच करने को कहते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद फाइल फिर से खोली जाती है और जांच की जाती है। जांच की जिम्मेदारी जॉइंट कमिश्नर A.K. शर्मा को दी जाती है। कई साल कोई जानकारी नहीं मिलती, कई अधिकारी बदलते हैं और कई साल और निकल जाते हैं। तरुण का कोई आता पता नहीं मिलता। 6 साल बीतने के बाद अब 2012 में DCP दीपन भद्रान के नेतृत्व में जांच फिर से नए सिरे से शुरू की जाती है। तरुण के रिश्तेदारों और तरुण से जुड़े सैकड़ों हजारों लोगों की प्रोफाइल चेक की जाती है और सभी की कॉल डिटेल भी चेक किए जाते हैं। कई महीने जांच चलती रहती है। कई हजार से ज़्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है, पर तरुण से किसी का कोई कनेक्शन नहीं मिलता। तरुण के भाई पर खास नज़र रखी जाती है, पर उससे भी कोई जानकारी नहीं मिलती। अब जांच टीम मां के ऊपर ध्यान केंद्रित करती है। मां के नंबर पर खास नज़र रखी जाती है। तरुण की मां के नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है। तभी एक दिन ऑरेकल कस्टमर केयर बेंगलोर का लैंडलाइन नंबर का कॉल आता है, तो उसके बारे में पता किया जाता है। तो पता चलता है कि ये नंबर किसी प्रवीण भटेले का है और ये मध्य प्रदेश का है। पुलिस मध्य प्रदेश जाकर प्रवीण के बारे में पता करती है, तो पता चलता है प्रवीण मध्य प्रदेश में ही कोई काम करता है, पर उसका बेंगलोर से कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस बेंगलोर ऑरेकल कस्टमर केयर के ऑफिस में पता करती है, तो पता चलता है कि प्रवीण भटेले नाम का व्यक्ति इस कंपनी में काम करता है। तो प्रवीण नाम के 2 व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? प्रवीण के बारे में कंपनी में पता किया जाता है। 15 साल में तरुण के लुक में काफ़ी अंतर आ चुका था, पर एक बात 15 साल पहले की पता चलती है कि वॉलीबॉल खेलते समय तरुण की एक उंगली टूट गई थी, जिससे उंगली टेढ़ी हो गई थी। ये बात बहुत बड़ी जानकारी थी। अब क्राइम ब्रांच की टीम कंपनी के ऑफिस पहुंचती है। उस दिन तरुण की नाइट शिफ्ट थी। क्राइम ब्रांच की टीम सादे कपड़े में तरुण के ऑफिस में पहुंचती है और हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए हाथ बढ़ाती है। 15 साल में पहली बार किसी ने तरुण कहकर बुलाया था। उसके होश उड़ जाते हैं और अचानक ही वो हाथ बढ़ा देता है। हाथ मिलाते ही सादे कपड़े में आए व्यक्ति ने अपनी टीम को खबर दी और तरुण को कहा कि तरुण, तुम्हारा खेल खत्म। तरुण पुलिस के साथ चल देता है, पर वह एक ही सवाल पुलिस वालों से पूछता है, मुझे बस इतना बताओ कि मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है। पुलिस पूछताछ में तरुण बताता है कि 15 साल पहले घर में कोई चोरी नहीं हुई थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने घर में चोरी का नाटक किया और सजनी को मार दिया। इसके बाद वह अपनी प्रेमिका के पास जाता है, पर वह उसे भगा देती है। उसके बाद तरुण अपने दोस्त प्रवीण भटेले के पास जाता है और कुछ दिन उसके साथ रहकर बहुत चालाकी से प्रवीण के सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेता है और सारे डॉक्यूमेंट्स में प्रवीण की फ़ोटो की जगह अपनी फ़ोटो लगा देता है और अपनी पहचान बदल देता है। 2012 में बेंगलोर में नौकरी करने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और उससे शादी कर लेता है और उससे उसके 2 बच्चे भी हैं। प्रवीण की पत्नी से जब बात की जाती है तो उसे प्रवीण के पास्ट के बारे में, यानी कि तरुण के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का भी। नमस्कार।